तो बच्चों मैं इस वीडियो लेक्चर में एम्ब्रियोलॉजी का जो एक लास्ट इवेंट है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बाद जो एक प्रोसेस है, इसे कहते हैं पार्चुरेशन, जो स्टार्ट होता है जब फिटस फुली फॉर्म्ड हो जाता है मदर के यूट्रस में, है ना। जैसा कि पार्चुरेशन एक कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म है, याद रखिएगा इसको कि पार्चुरेशन जिसको सिंपली बर्थ प्रोसेस कहते हैं, है ना। इसे सिंपली क्या बोलते हैं, मतलब बर्थ प्रोसेस कहा जाता है। एक्सपल्सन ऑफ फुली डेवलप्ड फिटस फ्रॉम द मदर्स बॉडी इज द पार्ट ऑफ पार्चुरेशन, है ना। और ये बर्थ प्रोसेस अगर पूछा जाए आपसे कि बर्थ प्रोसेस ये एक कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम की वजह से होता है। देखो मतलब एक कोऑर्डिनेशन है नर्वस सिस्टम का, एंडोक्राइन सिस्टम का, यूट्रस के मसल्स का, है ना। और ये सीक्वेंशियली ये पूरा एक प्रोसेस है। तो कहने का मतलब ये है कि पार्चुरेशन क्या है बताओ। इसे कहते हैं एक कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म जिसकी वजह से यूट्रस के मायोमेट्रियम में, यूट्रस के डेसिडुआ में, है ना, एंडोमेट्रियम वाले पार्ट में एक रेगुलर चेंज अपीयर होता है। उसमें मायोमेट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन का इवेंट स्टार्ट होता है एंड दैट एक्सपेल्स दैट, वो फिटस को क्या करेगा, बॉडी के बाहर एक्सपेल करता है। और ये जो कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म है, इसका इनिशिएशन कैसे हुआ, इसका जो सिग्नल है, जो इजेक्शन रिफ्लेक्स का जो सिग्नल आता है, ये कहां से आता है? तो ये आता है फुली डेवलप्ड फिटस और प्लेसेंटा के थ्रू, है ना। तो पूछा जाता है कि पार्चुरेशन का जो सिग्नल इंडक्शन होता है, सिग्नल ऑफ बर्थ प्रोसेस और पार्चुरेशन, ये कहां से आता है? तो ये आता है फुली, देखो, डेवलप्ड फिटस एंड प्लेसेंटा। तो जो सिग्नल ऑफ पार्चुरेशन कहते हैं, है ना, पार्चुरेशन का जो सिग्नल आता है वो दोनों से आता है। फुली डेवलप्ड फिटस एंड प्लेसेंटा, ये सिग्नल क्या है, ये किस तरह का सिग्नल होता है? तो ये एक तरह का आप कह सकते हैं ये एक तरह का हार्मोनल सिग्नल है, केमिकल सिग्नल है, जो फिटस से भी आता है, प्लेसेंटा से भी आता है। किस फॉर्म में, याद रखिएगा इसको। प्लेसेंटा से एक हार्मोन आता है सीआरएच, इसको सीआरएफ भी कहते हैं, ऑल्दो ये हार्मोन हाइपोथैलेमस से भी आता है। कॉर्टिकोट्रॉफिक रिलीजिंग हार्मोन और कॉर्टिकोट्रॉफिक रिलीजिंग फैक्टर कहते हैं इसको, समझ में आ रहा है? इसको क्लॉक ऑफ पार्चुरेशन भी कहा जाता है। मतलब जो कब वो पार्चुरेशन होगा, पार्चुरेशन का हो सकता है कि टाइम थोड़ा वो पहले भी हो सकता है, बर्थ प्रोसेस हो जाता है, कई बार प्रीमैच्योर बर्थ भी होता है। तो ये जो क्लॉक ऑफ पार्चुरेशन है, इसे कहते हैं किसको, सीआरएच को, सीआरएच या सीआरएफ भी कहते हैं इसको। और ये देखो जो फुल्ली डेवलप्ड फिटस है, इसका जो हाइपोथैलेमस होता है, यहां से भी इस हार्मोन का सिक्रेशन होता है। तो फुल्ली डेवलप्ड फिटस का हाइपोथैलेमस और प्लेसेंटा दोनों से क्या आया, कॉर्टिकोट्रॉफिक रिलीजिंग हार्मोन, क्लियर। और याद रखिएगा कि ये जो हार्मोन्स होता है, इसका एक्शन कहां पे होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड ऑफ फिटस। और यहां से अब एक हार्मोन आएगा, इसे कहते हैं ACTH। तो मैंने क्या कहा, ये याद रखिएगा, सीआरएफ, क्लॉक ऑफ पार्चुरेशन, मैं लिख देता हूं यहां पर। सीआरएफ को क्या कहते हैं, क्लॉक ऑफ पार्चुरेशन कहा जाता है। अब ये जो ACTH हार्मोन बना, एड्रेनो कॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, एड्रेनो कॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, इस ACTH का जो अब एक्शन है, ये कहां पे होता है देखो। तो इसका एक्शन होता है फिटल एड्रिनल
ग्लैंड पे, और यहां से एक हार्मोन आएगा, इसे कहते हैं कॉर्टिसोल। अब इसके भी कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है। ऐसे बताया जाता है कि कॉर्टिसोल फिर प्लेसेंटा को इंड्यूस करेगा, प्लेसेंटा से कुछ एंजाइम्स बनते हैं और ये एंजाइम्स रैपिडली प्रोजेस्टेरॉन को एस्ट्रोजन में कन्वर्ट करता है। मतलब ये है कि अब धीरे धीरे मैटरनल ब्लड में क्या होगा, एस्ट्रोजन का लेवल क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा, और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल अब क्या होगा, घटता चला जाता है। अब देखिए यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट डालूंगा आपको कि इस कॉर्टिसोल की वजह से सबसे पहले क्या होता है, तो E/P रेशियो ये इंक्रीज करता है, इंक्रीजेस। ये बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है। ई का बढ़ना, पी का घटना। अगर मैं ऐसे बताऊं आपको कि अगर आप कंप्लीट इवेंट देखें प्रेगनेंसी का, अगर तो जैसे ग्राफ में अगर मैं बताऊं आपको, जैसे मान लो ये ग्राफ है ऐसे, और यहाँ पे हमने लिखा फर्स्ट, ये लिखा हमने मान लो 5th मंथ, ये लिखा 7th मंथ, 8th मंथ और ये 9th मंथ। ठीक है, अगर ये मंथ लिखा हो हमने यहाँ पर, और ये लिखा हमने हार्मोन का लेवल ऑफ हार्मोन। तो देखिए अगर आप अगर मैं एस्ट्रोजन की बात करूं, पहले एस्ट्रोजन की बात करूं अगर, तो एस्ट्रोजन का लेवल देखो कॉन्टिन्यूअसली आप देखेंगे ऐसे ये बढ़ता चला जाता है ऐसे। लेकिन अगर प्रोजेस्टेरॉन की बात करें तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल ज्यादा होता है, देखो पहले से ज्यादा होता है ऐसे। 7th मंथ तक ये इंक्रीज कर रहा है, 7th मंथ के बाद ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट होगा ऐसे देखो, और लास्ट मंथ आते आते इसका लेवल क्या होता है, डिक्रीज करता है। तो ई तो बढ़ रहा है ना, और पी क्या हो रहा है, घटता जा रहा है। तो देखिए ये क्या है बताओ, ये लेवल है किसका, प्रोजेस्टेरॉन का, ये किसका बताओ, एस्ट्रोजन का। तो E/P रेशियो क्या हो गया बताओ, इंक्रीज कर जाता है। और इसकी वजह से E/P की वजह से, रेशियो के बढ़ने की वजह से क्या हुआ देखो, क्या क्या होता है इसकी वजह से। अब सबसे पहले कहते हैं मायोमेट्रियम डेवलप oxytocin receptors and development of gap junction in uterine tissues। मायोमेट्रियम के आसपास ये गैप जंक्शंस काफी ज्यादा बन जाते हैं, और जो मायोमेट्रियम है उस पर क्या डेवलप हो गया बताओ, ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर्स। इसके अलावा देखिए रिलीज ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स कहते हैं, और प्रोस्टाग्लैंडिन्स के रिलीज होने की वजह से, प्रोजेस्टेरॉन के लेवल के घटने की वजह से, अब एक यूट्रस में यूट्रस के मायोमेट्रियम में एक माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन क्या होगा, स्टार्ट होता है। तो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो चुका है। तो क्या लिखते हैं, माइल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट्स। इसको आप लेबर का इनिशियल फेज भी कहते हैं, जो बर्थ पेन वगैरह का जो है लेबर पेन जिसे कहते हैं, वो यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। और इसी जब माइल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो गया, तो आप कह सकते हैं कि यही एक तरह का फिटल इजेक्शन रिफ्लेक्स भी कहा जाता है। तो इसे कहते हैं इनिशिएशन ऑफ फिटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, है ना। तो यही क्या बताओ, इसी को कहते हैं इनिशिएशन ऑफ फिटल इजेक्शन रिफ्लेक्स कहा जाता है। तो ये सारा चीज हो गया, देखो ये E/P के बढ़ने की वजह से होता है। और अब देखो क्या होगा, जैसे ही माइल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हुआ, इस माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होता है देखो, इट ट्रिगर
मैटरनल पिट्यूटरी ग्लैंड टू secrete ऑक्सीटोसिन, जिसको बर्थ हार्मोन कहा जाता है। और ऑक्सीटोसिन आप जानते हैं किसकी वजह से अब मायोमेट्रियम में थोड़ा विग्रस या फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन क्या होगा, स्टार्ट होता है। तो ऑक्सीटोसिन मोर फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं ऑफ मायोमेट्रियम, क्योंकि इसके रिसेप्टर्स पहले बन चुके हैं, देखो है ना, जो रिसेप्टर्स था ऑक्सीटोसिन का वो तो पहले ही आ चुका है। तो इसकी वजह से अब क्या होगा, और ज्यादा तेज कॉन्ट्रैक्शन आएगा मायोमेट्रियम में। और याद रखिएगा कि लिवर पेन का जो इंटेंसिटी है वो और ज्यादा क्या होता है, इंक्रीज करता है। क्योंकि जितना ज्यादा, अब देखो इनिशियल लिवर पेन जो आता है मदर में, वो यूट्राइन मसल्स के हाइपोक्सिया की वजह से आता है ना। लेकिन बाद में जो इंटेंस लिवर पेन है उसका कारण क्या है, उसका कारण है स्ट्रेचिंग ऑफ सर्वाइकल, जो मसल्स वगैरह होते हैं, वेजाइनल मसल्स का जो पार्ट होता है उसमें स्ट्रेचिंग आता है, वो डायलेट होता है, एंड दैट रिजल्ट्स इन मोर इंटेंस लिवर पेन, है ना। और ये भी याद रखिएगा, अगर आप एक ग्राफ जैसे ड्रॉ करेंगे, जैसे सपोज करो मैं लिख रहा हूं, अगर आप एक ग्राफ देखें यहाँ पर, कि यहाँ लिखा हमने लेवल ऑफ ऑक्सीटोसिन और स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, देखो strength of contraction and level of oxytocin। तो ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन में आएगा, देखो ऐसे। कहने का मतलब ये है कैसे कि जैसे जैसे लिवर पेन बढ़ता जाएगा, ऑक्सीटोसिन का अमाउंट बढ़ता चला जाता है। देखिए मतलब ये एक पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म है, याद रखिएगा, ये एक बॉडी का पॉजिटिव फीडबैक एक्शन होता है कि कॉन्ट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन। जितना ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन आएगा उतना ज्यादा ऑक्सीटोसिन आएगा, और जितना ऑक्सीटोसिन आएगा उतना ही तेज कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो ये क्या बताओ, ये एक तरह का पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम है ये, याद रखिएगा। मोर कॉन्ट्रैक्शन रिजल्ट्स इन मोर रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन। और ऑक्सीटोसिन का जब एक मैक्सिमम एक लेवल फॉर्म हो जाता है, उसके बाद जो सर्वाइकल जो ऑस वगैरह होता है वो काफी ज्यादा डायलेट कर जाता है, और फिटस का जो पूरा बॉडी है वो हेड के साथ क्या होगा, बाहर की तरफ क्या होता है, वो एक्सपेल होता है ना। तो एक्सपल्सन जिसे कहते हैं फिटस का, उसके लिए एक इंटेंस लिवर पेन बहुत जरूरी है। और याद रखिएगा, यूट्रस के मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन जो पूरी तरह से स्मूथ मसल है, और जो एब्डोमिनल मसल्स होते हैं जो वॉलंटरी कंट्रोल के अंदर होता है, उन दोनों के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, ऐसा नहीं कि फोर्सफुल एफर्ट नहीं हो रहा, एब्डोमिनल मसल्स भी बहुत ज्यादा हेल्प करता है जो वॉलंटरी कंट्रोल में होता है। तो वॉलंटरी एक्टिविटी ऑफ एब्डोमिनल मसल्स एंड द इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ myometrium both helps in expulsion of fully developed fetus through the birth canal, and that canal includes the part of cervical canal as well as the vaginal tube। तो ये एक हार्मोनल इवेंट है, देखो। और अगर ऑक्सीटोसिन का लेवल एक प्रॉपर टाइम पे अपियर ना हो तो नॉर्मल बर्थ नहीं हो सकता फिर। तो कई बार वो इंड्यूस भी किया जाता है ना, ऑक्सीटोसिन को बाहर से इंड्यूस करते हैं, इंजेक्शंस वगैरह दिए जाते हैं जब लिवर पेन का एक इंटेंसिटी आना चाहिए। देखो स्टार्ट में जब लिवर पेन स्टार्ट होता है तो 30 मिनट्स का एक ड्यूरेशन है, वो पेन जो डेवलप होता है 30 मिनट्स के बाद एक फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन अकर होता है। बाद में ये 2-3 मिनट में ये कॉन्ट्रैक्शन आना स्टार्ट हो जाता है, एंड दैट इज वेरी मच रिक्वायर्ड फॉर द नॉर्मल बर्थ प्रोसेस। और अगर मान लो कि ऑक्सीटोसिन रिलीज नहीं हो पा रहा है प्रॉपर अमाउंट में, तो कुछ समय वेट करते हैं, कुछ आवर्स वेट करते हैं,
फिर सिजेरियन बर्थ परफॉर्म किया जाता है ना। अब देखिए आप, अगर तो मैं बताया हूं कि लेबर का जो पूरा फेज है, जो पूरा लेबर का जो पूरा फेज होता है, उसको 3 फेज में डिवाइड करते हैं। तो वो देखिए अब, इसको लेबर फेज कहते हैं, डायलेशन फेज क्या है, एक्सपल्सन फेज क्या है, और पोस्ट बर्थ प्लेसेंटल फेज भी आता है ना, वो समझिए क्या है। देखिए होपफुली ये पूरा हार्मोनल कंट्रोल है पार्चुलेशन का, याद रखिएगा, इसे हार्मोनल कंट्रोल ऑफ पार्चुलेशन भी कहते हैं। मैंने कहा ये कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम है, जो कि हाइपोथैलेमस इन्वॉल्व है, और हाइपोथैलेमस आपके नर्वस सिस्टम का बताओ एक पार्ट है, जिसमें कई सारे सोमैटिक नर्व हैं, है ना, कई सारे सेंसरी नर्व्स हैं, विचुअल नर्व्स हैं। तो नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम का एक ये कंबाइंड एफर्ट है, एंड दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म। और ये पूरा एक, देखिए, एक कंट्रोल्ड पूरा एक इफेक्ट होता है, कैसे हार्मोन्स कैसे एक दूसरे को इंड्यूस करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, ये पूरा चीज आपके नॉलेज में रहना चाहिए। क्लियर? तो मैं बता रहा हूं इसका जो, अब देखो दूसरा पार्ट है पार्चुलेशन का ही, लेबर फेज कहते हैं, है ना, ड्यूरेशन ऑफ लेबर फेज कहते हैं, वो क्या है समझिए पहले पर। तो देखिए ये पूरे लेबर फेज को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। देखो, जो लेबर फेज होता है, इसके 3 पार्ट्स बन सकते हैं। देखो, वन इज कॉल्ड डायलेशन फेज, दूसरा एक्सपल्सन फेज है, और तीसरा प्लेसेंटल फेज कहते हैं। ठीक है, डायलेशन फेज काफी लंबा है, 10 to 12 आवर्स का ये पूरा टाइम होता है, दैट मे एक्सटेंड अप टू 20 आवर्स। ये लगभग 30 मिनट से 45 मिनट्स तक ये ड्यूरेशन है इसका, और ये भी 10 to 20 मिनट्स, मे बी हाफ एन आवर तक भी जा सकता है। तो ये जो डायलेशन फेज है, ये इनिशियल फेज है लेबर पेन, जब माइल्ड पेन स्टार्ट, माइल्ड जो लेबर पेन कहते हैं एक्चुअली आप। तो ये जो इनिशियल पार्ट है, देखो इसमें क्या होता है। देखिए, सबसे पहले कहते हैं डायलेशन फेज में जो जो एमनियन होता है, एमनियोटिक जो मेम्ब्रेन है, एमनियन, ये रप्चर करता है, और जो एमनियोटिक फ्लूइड है, ये अब वेजाइनल ऑरिफिस से क्या होगा, बाहर की तरफ आता है। तो एमनियोटिक फ्लूइड कम्स आउट थ्रू द वेजाइनल ओपनिंग, और फिर देखो जो लिखते हैं डायलेशन ऑफ सर्वाइकल कैनाल, सर्विक्स का जो कैनाल है वो क्या होता है, डायलेट होता है। और आप जानते हैं जो रिलैक्सेशन कहते हैं, सर्वाइकल ऑस, जो स्फिंक्टर होता है, इंटरनल ऑस, एक्सटर्नल ऑस, ये सब क्या होगा बताओ, ये सब रिलैक्स करता है, तभी तो रिलैक्स करेगा तो फिटस का जो हेड का पार्ट है वहां से बाहर निकलना स्टार्ट होगा उसका। और फिर देखो एक रिलीज ऑफ हार्मोन रिलैक्सेंट, ओवरी से
ये आता है रिलैक्सिन। ऑल्दो मैमल्स में इसका बहुत ज्यादा नोन सिग्निफिकेंस नहीं है रिलैक्सिन का, लेकिन ऐसा मानते हैं रिलैक्सिन वगैरह से क्या होता है, जो प्यूबिक सिम्फाइसिस है, जो प्यूबिक सिम्फाइसिस के कार्टिलेज होते हैं वो थोड़े सॉफ्ट हो जाते हैं, तो वो भी हेल्प करेगा फिटस को बाहर निकलने के लिए। तो ये जो सारा फेज है इसे डायलेशन फेज कहते हैं। और इस डायलेशन फेज में जो मैंने कहा जो बर्थ होता है, जो बर्थ पेन होता है, लिवर पेन जो होता है, उसका मेन कारण है हाइपोक्सिया का क्रिएशन होता है यूट्राइन मसल्स में, उसकी वजह से पेन होता है। अब जो एक्सपल्सन फेज है जहां सर्विक्स अब पूरी तरह से खुल चुका है, उसका जो स्फिंक्टर है वो काफी ज्यादा वाइडली ओपन हो चुका है, और फिटस का जो हेड का पार्ट है, क्योंकि जो कॉन्ट्रेक्शन का पार्ट होता है वो फंडिक पार्ट से स्टार्ट होता है, मतलब अपर पार्ट से स्टार्ट होता है, और वो बच्चे को पुश करेगा टुवर्ड्स द सर्विक्स। तो एक्सपल्सन फेज बच्चे का बाहर निकलना है ना, और इसका जो ड्यूरेशन है 30 मिनट से 45 मिनट तक ये पूरा होता है। हेड पहले धीरे धीरे बाहर निकलना स्टार्ट करता है, तो बच्चे का बाहर निकलना इसी को एक्सपल्सन फेज कहते हैं। और इसमें सर्वाइकल ऑस पूरी तरह से ओपन हो चुका होता है ना, सर्वाइकल कैनाल पूरी तरह से ओपन हो चुका होता है। जो वेजाइनल मसल्स होते हैं वो भी काफी ब्रॉड, मतलब वेजाइनल ट्यूब का पार्ट भी एक्सपेंड करेगा, और उस समय जो सर्वाइकल मसल्स के स्ट्रेचिंग होते हैं, एक्चुअली काफी पेनफुल इवेंट है। सर्वाइकल मसल्स का जो स्ट्रेचिंग है, वेजाइनल मसल्स का जो स्ट्रेचिंग होता है, पेरिनियल एरिया है ना, रेक्टम और जो वेजाइनल ओपनिंग के बीच का जो पूरा पार्ट होता है ना, जो एनस ओपनिंग और मतलब वेजाइनल ओपनिंग का जो पार्ट है, पेरिनियम इसे कहते हैं, वहां के जो मसल्स वगैरह होते हैं उसमें काफी ज्यादा तेज एक स्ट्रेचिंग एक्टिविटी होता है जो बहुत ज्यादा पेनफुल है एक्चुअली। तो वो क्या होता है, उसको क्या बोलते हैं, एक्सपल्सन फेज कहते हैं। तो ये एक्सपेल्ड हो गया, अब फिटस को बाहर निकाल दिया गया, उसको एक्सपल्सन फेज कहते हैं। और इस फेज के बाद भी एक पोस्ट बर्थ फेज है, इसे प्लेसेंटल फेज भी कहा जाता है, इसको आफ्टर बर्थ फेज भी कहते हैं। प्लेसेंटल फेज को आफ्टर बर्थ फेज भी कहा जाता है, जिसमें क्योंकि फिटस का पार्ट एंडोमेट्रियम में बहुत ज्यादा टाइटली अटैच्ड होता है प्लेसेंटा के थ्रू, तो उस पार्ट को भी एक्सपेल किया जाएगा, मतलब प्लेसेंटा के पार्ट को एक्सपेल किया जाता है बॉडी से बाहर। तो वो जो एक्सपल्सन है, जो एक नेचुरल प्रोसेस है आफ्टर द एक्सपल्सन फेज, तो टू एक्सपेल प्लेसेंटा, प्लेसेंटल टिश्यूज बॉडी से बाहर निकाल दिया गया उसको by forceful contraction of uterine muscles, that event is called placental phase, इसको आफ्टर बर्थ फेज भी कहा जाता है। तो ये पूरा लेवल फेज का एक ड्यूरेशन है, 3 फेज हैं इसके, डायलेशन फेज, एक्सपल्सन फेज एंड प्लेसेंटल फेज। डायलेशन फेज में पूरा प्रिपरेशन होता है, चीजें डायलेट करती हैं। एक्सपल्सन फेज में बच्चा बाहर एक्सपेल किया जाता है ना, और उसके एक्सपल्सन में मैंने कहा कि जो यूट्रस के मसल्स होते हैं मायोमेट्रियम, उसका कॉन्ट्रैक्शन, मदर का जो एब्डोमिनल मसल्स है जो उसके वॉलंटरी कंट्रोल में है, उसका कॉन्ट्रैक्शन बहुत जरूरी होता है, एक पीक लेवल पे होना चाहिए सारा चीजें है ना। और बच्चे के बाहर आने के बाद प्लेसेंटा को भी बाहर एक्सपेल किया जाता है बाय द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, दिस इज कॉल्ड प्लेसेंटल फेज, जिसे आफ्टर बर्थ फेज भी कहा जाता है, जिसका ड्यूरेशन 10 मिनट टू 20 मिनट तक का होता है। समझ में आ गया? तो ये था पूरा इवेंट ऑफ पार्चुरेशन। अगर पार्चुरेशन का इंटेंसिटी, पेन का इंटेंसिटी नहीं अपियर हुआ और पार्चुरेशन इवेंट नेचुरली नहीं हो पा रहा है, तो फिर सिजेरियन बर्थ की जाती है, जिसमें फिटस को सर्जरी के थ्रू मदर के यूट्रस से बाहर निकाला जाता है। और उसका जो अगर पूरा मैं समराइज करूं ऐसे कि जो लेट मैरिजेस और जो लेट प्रेगनेंसीज है ना, क्योंकि 30 इयर्स के बाद जो यूट्रस के मसल्स हैं उतने स्ट्रांगली बिहेव नहीं करते, तो सिजेरियन बर्थ के चांसेस बढ़ जाते हैं है ना। अगर अर्ली मैरिज है 25 ईयर और 22 ईयर और 23 ईयर्स, इस समय यूट्रस के मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन काफी पावरफुल होता है, तो नेचुरल बर्थ के चांसेस ज्यादा हैं। जितना ज्यादा मैरिज को डिले किया जाएगा और प्रेगनेंसी को डिले किया जाएगा, उतना ज्यादा सिजेरियन बर्थ का चांसेस क्या हो जाता है, इंक्रीज करता है, क्योंकि यूट्रस के मसल्स उतने स्ट्रांगली रिस्पॉन्ड नहीं करते हार्मोन्स वगैरह। समझ में आ गया?
दैट इज ऑल अबाउट द इवेंट ऑफ पार्चुरेशन। अब जो इस चैप्टर का जो लास्ट पार्ट है वो है लैक्टेशन, मेमोरी ग्लैंड का स्ट्रक्चर एंड द इवेंट ऑफ लैक्टेशन।